जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है मस्त बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अपना जो ज्योमेट्री में टॉपिक चला है वो सर्कल है। सर्कल का जो लास्ट का सेशन हुआ था उसमें लगभग मैंने आपको 45 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, जिसमें मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाया था और मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, इस कॉन्सेप्ट से जो डायग्राम बनता है इस डायग्राम को आप बहुत अच्छे से बना पाओगे, तभी आप इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने डायग्राम को बनाना नहीं सीख पाया है, जो डायग्राम पर प्रैक्टिस आपने नहीं की है, तो कॉन्सेप्ट आपको ऑब्जर्व नहीं होगा क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अगर आपने डायग्राम में जो मैंने आपको डाटा पुट करना सिखाया था, हर एक डाटा को मैंने बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक वे में प्रैक्टिस करवाया था कि आपको कैसे इस डायग्राम को बनाना है, क्या क्या इसमें कॉन्सेप्ट क्रिएट होते हैं, कैसे आपको एक एग्जामिनर क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। ये सारी प्रोसेस मैंने कल के सेशन में बहुत अच्छे से आपको समझाई थी। तो अगर कोई नया होगा तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे, गुजारिश करेंगे कि वो लास्ट के सेशन को देखे और कॉन्सेप्ट को समझे, क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवा दिए थे, लेकिन अभी कुछ और क्वेश्चन रह गए हैं जिनको अपन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आगे के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे और आगे के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। अपना हर एक सेशन बहुत ही शानदार तरीके से हो रहा है। हर एक सेशन के अंदर अपन क्या काम कर रहे हैं कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या पूछे गए हैं या आगे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे हर एक क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि जितने अच्छे से आप प्रैक्टिस करोगे उतने बेस्ट तरीके से आप अपनी तैयारी को कंप्लीट कर पाओगे, उतनी अच्छे से अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कब होगी? जब आपको कॉन्सेप्ट आएगा, और कॉन्सेप्ट कैसे आएगा वो मैं आपको बहुत अच्छे से सिखा रहा हूँ। हर एक तरीके से मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ, डायग्राम के थ्रू मैं कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ, जो उसकी लैंग्वेज होती है उस लैंग्वेज के थ्रू समझाता हूँ, फिर उसका प्रूफ भी मैं आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड करवाता हूँ। तो शानदार तरीके से आपका हर एक सेशन हो रहा है। बहुत अच्छे से मन लगा के बहुत अच्छे से तैयारी करो, प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहो, शानदार तरीके से आपके रिजल्ट होंगे। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की प्रैक्टिस करने में या कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिस या रिवीजन करने में, तो आप समझ लेना कि आपके रिजल्ट खराब आने वाले हैं। और अगर आपको रिजल्ट शानदार चाहिए तो आपको क्या काम करना है? कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है और हर एक कॉन्सेप्ट का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। आप जितना अच्छे से रिवीजन करोगे आपके कॉन्सेप्ट उतने अच्छे से आपके माइंड के अंदर सेट हो जाएंगे, और जब भी आपसे उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, आपके माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कॉन्सेप्ट और आप विद इन सेकेंडों में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करोगे। तो प्रैक्टिस ही आपके लिए एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको परफेक्ट बना सकता है। लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो आप कॉन्सेप्ट को कितना भी नोट कर लो, कितना भी कॉपी भर लो, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझना है, नोट करना है, रिवीजन करना है, उसका प्रैक्टिस करना है। इतना सा आपको काम करना है, आपकी जो तैयारी है वो 100% स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो आइए अपन अपने सेशन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 तक हो गया था। 46वें नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट नहीं आएंगे उसको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। पहले ही मैं आपको साफ कर देता हूं, क्योंकि कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो फिर आपको क्वेश्चन कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगा है, और जब कॉन्सेप्ट नहीं पता चलेगा कि कौन सा लगा है तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। क्लियर सी बात है। तो कॉन्सेप्ट को पहले देखेंगे, अगर आपको नहीं आता है, और जिसको आता है उसको तो फास्ट तरीके से समझ में भी आएगा, और उसने तो जितने में मैंने आपको ये सारी बातें बताई उतने में उसने एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। अब देखो कैसे करना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आएगा तो आप कैसे करते, बहुत ही ध्यान से देखना। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो बोला गया है उसको क्रिएट करेंगे, जो डाटा दिया गया है उसको डायग्राम में डिनोट करेंगे, उसके बाद अपने कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और अपने आंसर को फाइंड करेंगे। क्लियर सी बात है। यहां देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि O is the center of circle to which PAX and PBY are tangent from a point। यहां पर बोला गया है कि एक सर्कल है, तो मैंने सबसे पहले एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर क्या है, O है। जो क्वेश्चन बोले उसको तुरंत करते जाओ, टाइम को बहुत अच्छे से सेव करना सीखना है। उसने कहा है एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, O है, जिसका सेंटर क्या है, O है। यहां पर क्या किया गया है कि PAX और PBY दो टेंजेंट खींची गई है, तो मैंने इसकी क्या निकाली है, दो टेंजेंट निकाली है सर्कल की। अब टेंजेंट क्या है, कैसे खींची जाती हैं, ये कैसे क्रिएट होती हैं, इनको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है। यहाँ पर बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्या खींचेंगे अपन, टेंजेंट खींचेंगे। यहाँ पर उसने बोला है कि PAB और PBY दो क्या है, टेंजेंट है, जो A और B पॉइंट पर कहाँ पर है, सर्कल पर। तो यहाँ पर मान लीजिए आपका A पॉइंट हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा आपका
बी पॉइंट, ठीक है। और ये बाहर कहां पर मिलती हैं, पी पॉइंट पर मिलती हैं, तो आपकी पी ए एक्स ये वाली टेंजेंट हो जाएगी और पी बी बाई दूसरी ये वाली टेंजेंट हो जाएगी और वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ेंगे, आगे उसने बोला है क्या, जेड इज ए पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट एंगल एक्स ए जेड इक्वल टू 66 डिग्री, एक्स ए जेड। अब आपको यहां पर देखो ध्यान देना है, अगर आप जेड को इस तरफ लोगे तो आप यहां पर देखो कि एक्स ए जेड यानी यहां पर जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, ऑब्टूज यानी कि 90 डिग्री से अधिक। लेकिन अपना जो एंगल है वो क्या है, 66 डिग्री यानी 90 डिग्री से कम। तो अब बेसिक सी बात है कि अपना जो जेड होगा वो यहाँ कहीं इस आर्क पर होगा, यानी यहाँ पर मान लीजिए कोई पॉइंट क्या है, जेड है। और किस तरीके से है कि एक्स ए जेड, जब आप ए को जेड से मिलाओगे तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये वाला जो एंगल बनेगा ये कितने डिग्री का होगा, 66 डिग्री का। आगे बोला गया है एंड एंगल वाई वी जेड, फिर बी पॉइंट को जेड से मिलाया गया है इस तरीके से, तो ये वाला एंगल आपका कितने का हो गया है, 54 डिग्री का। फाइंड द सम ऑफ एंगल ओ ए बी, कौन से, इस वाले एंगल, इस एंगल और आपका कौन सा है, एंगल ओ बी जेड, देखो इस तरीके से, यहां पर ओ बी जेड इस वाले एंगल की वैल्यू को आपका जो निकले उसका सम फाइंड करना है। यानी आपको इस एंगल और कौन से एंगल, इस एंगल, इन दोनों एंगल का आपको क्या करना है, सम फाइंड करना है। तरीके बहुत सारे हैं लेकिन बेस्ट तरीका अपन को फॉलो करना है, क्लियर है। अगर आप मानते हो इस एंगल को क्या, अल्फा, और इस एंगल को थीटा मानते हो, तो आपको जो फाइंड करना है वो क्या करना है, अल्फा प्लस थीटा को फाइंड करना है। क्या करना है, अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू को फाइंड करना है। एग्जामिनर ने आपसे इसकी वैल्यू को पूछा है। आप इसको कैसे फाइंड करोगे, हर एक स्टूडेंट के माइंड में बहुत ज्यादा डाटा कैलकुलेट हुआ होगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कलेक्ट किए होंगे, लेकिन बेस्ट कॉन्सेप्ट को अपन को फॉलो करना है। क्या है कॉन्सेप्ट, उसको समझो। सबसे पहले आप यहां पर देखो, अगर ये ओ आपका सेंटर है, क्या है, ये ओ आपका सेंटर है यहां पर, तो आप ध्यान से देखिए कि अगर आप यहां ओ से सर्कमफ्रेंस पर जो पॉइंट ए है इसको मिलाओगे तो ये आपकी क्या होगी, रेडियस सर्कल की। इसी तरीके से ओ भी आपकी क्या होगी, रेडियस। तो आप क्या कहोगे कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में इक्वल साइड के जो आमने सामने के एंगल होते हैं वो कैसे एंगल होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आपके इस एंगल की वैल्यू अल्फा है तो इस वाले एंगल की वैल्यू भी क्या होगी, अल्फा होगी। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं। आपको जो फाइंड करना था अल्फा प्लस थीटा, वो एक कंप्लीट एंगल हो जाएगा कि आपका अल्फा प्लस थीटा। अगर आपको एक कंप्लीट एंगल पता चल गया तो आपकी जो वैल्यू निकलेगी वो अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू निकलेगी। ये बात आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। अब जिसने कॉन्सेप्ट को समझा होगा लास्ट के सेशन में, जिसने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस की होगी, उसको यहाँ कॉन्सेप्ट क्लिक कर गया होगा कि सर यहाँ पर जो एक्स ए पी है वो आपकी एक टेंजेंट है, और जो दूसरा आपको ए बी दिख रहा है, ये ए बी आपका क्या है, यहाँ पर कॉर्ड है। ए बी यहाँ पर क्या है, आपकी कॉर्ड है यानी जीवा। तो यहाँ पर जो मैंने आपको अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको समझाई थी, एकांतर अंतर रेखाखंड, जो आपको कॉन्सेप्ट आया था, जो प्रमेय मैंने आपको समझाई थी, उस कॉन्सेप्ट से आप क्या समझते हो कि यहाँ पर अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बनेगा वो कैसा होगा, इक्वल होगा। अगर इस एंगल की वैल्यू क्या है, 66 डिग्री है, तो अल्टरनेट सेगमेंट आपका ये सेगमेंट आर की ये वाला हो गया, इसके अपोजिट में जो दूसरा अल्टरनेट सेगमेंट है, जो दूसरा वृत्तखंड है, इसमें आप कहीं पर भी सर्कमफ्रेंस पर कोई भी एंगल बनाओगे वो कैसा होगा, इक्वल होगा। तो आपका ये वाला एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है।
अगर इस एंगल की वैल्यू 66 डिग्री है तो अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी होगी 66 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कॉन्सेप्ट से आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो फाइंड हुआ है उस कॉन्सेप्ट को समझने में आपको 1% भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से बताए गए हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करवाए गए हैं और शानदार तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। हर एक क्वेश्चन के अंदर में हर एक तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से आपको क्या करता हूँ एक्सप्लेन करता हूँ कि आपके माइंड में जब हर एक बार हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाएगा तो फिर वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो जिम्मेदारी ली गई है वो आपको कॉन्सेप्ट समझाने की भी ली गई है, आपको कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पढ़ाने की भी ली गई है, प्रैक्टिस करवाने की भी ली गई है और आपको वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से याद करवाने की भी ली गई है। तो पूरी तरीके से आपको तैयार किया जा रहा है, तो ध्यान से केवल और केवल आपको सेशन को देखना है। सेशन पर जो आपको समझाया जाए उसको बहुत अच्छे से नोट करना है। जो क्वेश्चन आपको लगे कि ये मैं क्वेश्चन भूल सकता हूं तो उस क्वेश्चन को भी आपको नोट करना है। तो आपके क्या बन जाएंगे बहुत ही परफेक्ट तरीके से नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और जब आपका एग्जाम्स होगा तो आपको केवल इन्हीं नोट्स का बहुत अच्छे से रिवीजन करना है और आपको एग्जाम देने जाना है। आपका इतना बेस्ट रिजल्ट रहेगा कि आपको खुद अनुमान नहीं रहेगा कि मैंने इतने सिंपल तरीके से पढ़ाई की है और आपका रिजल्ट इतना बेस्ट कैसे आ गया है। ठीक है, सिंपल सी बात है, आसान तरीके से आपको समझ में आ रही होगी। अब लेकिन आपको ये आंसर तो फाइंड हो गया जो आपसे एग्जामिनर ने पूछा था, लेकिन अगर नेक्स्ट लेवल पर अगर क्वेश्चन क्रिएट हुआ और उसने केवल आपसे इस अल्फा की वैल्यू पूछ ली तो आप इसको कैसे निकालोगे? अगर एग्जामिनर केवल इस अल्फा यहाँ पर इस एंगल ओ ए बी की वैल्यू पूछता या ओ बी ए की वैल्यू पूछता तब आप इसको कैसे फाइंड करते? तो सिंपल सा तरीका है, यहां पर आप देखोगे अगर मैं आपसे इस एंगल की बात करूं कि इस एंगल की वैल्यू क्या होगी तो मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि 180 माइनस इस एंगल की वैल्यू प्लस इस एंगल की वैल्यू का सम। आप देखोगे 66 और 54 कितना हो जाएगा 120। यहां पर जो एंगल बनाया है वो कितना 120। 120 को 180 से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब आप देखोगे ध्यान से, आप जैसे ही ध्यान से देखोगे इस आर्क से इस वाले आर्क से देखोगे तो आप देखोगे इसी आर्क से सेंटर पर ये एंगल बना है और इसी सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर ये एंगल बना है। अगर सरकमफ्रेंस पर परिधि पर आपका 60 डिग्री का एंगल बना है तो सेंटर पर कितने का बनेगा 120 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा? अब ट्रायंगल को ध्यान से देखो, कौन सी ट्रायंगल ओ ए बी, वर्टेक्स ऊपर जो एंगल बना है वो कितना डिग्री का है 120 डिग्री का। आपके ये दोनों एंगल कैसे हैं इक्वल लेंथ के, अगर ये 120 है तो दो एंगल का सम कितना बचा 60, तो ये क्या हो जाएगी आधी आधे, यानी इस एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती 30 डिग्री और इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी हो जाती 30 डिग्री। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम्स में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट से क्रिएट हुआ तो इस तरीके से भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। ये मैंने आपको एडवांस लेवल पर क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिया है। उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी वॉइस में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि छालों की वजह से बहुत क्लियर तरीके से बोलने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर फिर भी थोड़ी बहुत वॉइस में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो एडजस्ट करना है आप लोगों को। ठीक है, वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से ही आपको क्लियर लैंग्वेज में बोलूं जिससे आपको समझ में आए। ठीक है, वैसे आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो कमेंट करते हैं कि सर वॉइस में प्रॉब्लम है, तो वॉइस के लिए आपको थोड़ा मैनेज करके चलना है। मैं इसका जल्दी ही सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, बहुत अच्छे से स्टूडियो क्रिएट करके बहुत अच्छे से स्टूडियो कंप्लीट करवा के आपको परफेक्ट तरीके से हर एक सेशन कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगना है। तो वॉइस केवल कुछ टाइम के लिए आपको मैनेज करना है कि आवाज़ आती है एक्स्ट्रा, आपके पढ़ाने के अलावा आवाज़ आती है तो उसको थोड़ा मैनेज करना है। जस्ट कुछ मंथ के बाद आपको कंप्लीट स्टूडियो होने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से सेशन मिलेंगे और उसमें कोई एक्स्ट्रा आवाज नहीं आएगी। तो थोड़ा आपको मैनेज करके चलना है, क्योंकि अपन इस टाइम में सेशन को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेशन स्किप करेंगे तो अपना जो सिलेबस है वो टाइम के अंदर क्या नहीं हो पाएगा, फिनिश नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो अपन को सेशन को स्किप नहीं करना है, थोड़ा लैंग्वेज जो आपको वॉइस आती है उसको थोड़ा स्किप करके चलना है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया। क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, PRT is a tangent to a circle with center O। यहां पर बोला गया है, ये जो क्वेश्चन है सबसे पॉपुलर टाइप है, इसको आप मोस्ट टाइप लेकर
नोट कर सकते हो। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। इस कॉन्सेप्ट से ज्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एसएससी के किसी भी एग्जाम को उठाओगे, इसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से नोट करना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि अभी तक जो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए गए हैं ये या तो प्री लेवल के थे या स्टेट एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे। लेकिन अब आप एक बहुत ही परफेक्ट अच्छे एग्जाम्स की तैयारी करते हो, जैसे एसएससी सीजीएल है, एसएससी सीपीओ है, सीडीएस है, ऐसे एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये जो टाइप है मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप है, एग्जाम से बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है, ठीक है, पॉपुलर टाइप है। तो मैं आपको एक बता देता हूं कि आप इसको नोट करते हुए चले और जो कॉन्सेप्ट मोस्ट पॉपुलर हो उसको मल्टीपल टाइम और एक्स्ट्रा टाइम देके उसका रिवीजन करो। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन की बात करेंगे कि PRT इज ए सेंटर टू ए सर्कल विथ सेंटर O। टेंजेंट है, PRT क्या है आपकी, एक टेंजेंट है, सर्कल जिसका सेंटर O है। तो यहां पर मैंने क्या काम किया, एक सर्कल बनाया, ये सर्कल बन गया, इसका सेंटर क्या हो गया, O हो गया, ठीक है। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को। एट द पॉइंट R ऑन इट, जो टेंजेंट है वो पॉइंट R पर है। मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट क्या है, R है, क्या है, कोई पॉइंट R है, यहां से कोई टेंजेंट खींची गई है। टेंजेंट कैसे खींची गई है, एक बार देखो, इस तरीके से कोई टेंजेंट आपकी खींची गई है जो पॉइंट R पर क्या करती है, सर्कल को टच करती है। आगे देखो क्या बोला है कि diameter SQ of the circle is produced to meet the tangent at P। जब आपका जो SQ है, जो आपका SQ है, SQ को जैसे ही आपने आगे बढ़ाया, जो डायमीटर है, तो डायमीटर ऐसे ही होगा, वो टेंजेंट को कहां पर मिलता है, पॉइंट P पर मिलता है। कहां पर मिलता है, पॉइंट P पर मिलता है। एक बात और ध्यान रखना है, जब बोला जाए SQ तो जो लाइन है वो S से Q की ओर बढ़ाई जाएगी। कहां से, S से Q की ओर। लेकिन यहां पर अगर Q से S की ओर बोला जाए तो Q से S की ओर बढ़ाई जाएगी। बात क्लियर है कि नहीं, बात यहां पर डन है कि नहीं, बात समझ में? तो S से Q की ओर गई तो यहां पर S होगा आपका और यहां पर पॉइंट क्या होगा, Q। SQ आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर, और यहां पर क्या हो जाएगा, सर्कल का सेंटर। यहां जो टेंजेंट और जो आपका डायमीटर था इसको आगे बढ़ाया गया तो ये पॉइंट P पर एक दूसरे को क्या मिल गए, इंटरसेक्ट करते हैं। आगे देखो, आगे क्या बोला गया है कि QR इज ज्वाइंट, क्या है, QR को जोड़ दिया गया है, Q से R को जोड़ा गया है, इस तरीके से Q को R से जोड़ दिया गया है। आगे देखो, आगे देखोगे तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोला गया है एंगल QRP, QRP ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 28 डिग्री का, 28 डिग्री का, कितने डिग्री का, 28 डिग्री का। ये वाला जो एंगल है 28 डिग्री का है। आगे देखो, देन द मेजर ऑफ एंगल SPR इज, SPR, आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। आपको ये समझ में आ गया कि एग्जामिनर ने आपको दिया क्या है और आपसे पूछा क्या है। आपके सामने डायग्राम कंप्लीट है। अब कैसे फाइंड करना है, इस प्रोसेस को आपको, इस अप्रोच को बहुत अच्छे से समझना है। एक बात आप यहां पर बताइए, आपको बहुत अच्छे से बताया गया था, आपको क्या बताया गया था कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही परफेक्ट तरीके से आपको समझाया गया था। क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया था। अगर हम बात करेंगे यहां पर, अगर हमने इसको मिला दिया सेंटर को कहां पर, टेंजेंशियल पॉइंट पर, तो यहां पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा आपका, 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। ये जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। दूसरा आप यहां पर देखो, अगर हम यहां पर इसको मिला दें इस तरीके से तो आप देखो ये आपकी PR टेंजेंट हो जाएगी, PRT टेंजेंट हो जाएगी और आपकी SR क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। तो अगर इस एंगल की वैल्यू 28 डिग्री है तो इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी होगी,
28 होगी कि नहीं? कौन से कॉन्सेप्ट से? अल्टरनेट सेगमेंट कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगी इस एंगल की वैल्यू और सरकमफ्रेंस पर जो दूसरे सेगमेंट, आपका एक सेगमेंट ये हो गया, दूसरा सेगमेंट जो है इसमें सरकमफ्रेंस पर कहीं पर भी एंगल बनेगा वो इसके बराबर होगा। इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। अब आप देखो इस आर्क से सेंटर पर आपका ये एंगल बना है और इसी सेम आर्क से सरकमफ्रेंस पर आपका ये वाला एंगल बना है। अगर इसकी वैल्यू 28 है तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 28 का डबल यानी 56 डिग्री का। अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से आपको क्या देखना है, ये कंप्लीट एंगल आपका 90 डिग्री का, ये वाला एंगल आपका 56 डिग्री का। ट्रायंगल ORT में, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। आप यहां पर देखो 90 और 56 कितना हो जाएगा? 146। 146 को 180 में से माइनस करेंगे तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 34 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझो, डायग्राम को समझो कि आपको क्या डाटा दिया गया है, आपसे क्या पूछा गया है और आपको कैसे फाइंड करना है। प्रोसेस लेंथी है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको 3 से ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज किए गए हैं, तब जाके आपका आंसर का जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो फाइंड होगा। और इस क्वेश्चन के आंसर को आपको 5 से 10 सेकंड के अंदर ही फाइंड करना है। कितने टाइम में फाइंड करना है? 5 से 10 सेकंड में फाइंड करना है। तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए आपको इस तरीके के क्वेश्चन की कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके आपको इसकी जो कैलकुलेशन है, इसकी डायग्राम बनाने की जो स्पीड है वो आपकी क्या होगी? इंप्रूव होगी। और जब बहुत अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी तो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कितने 5 से 6 सेकंड के अंदर फाइंड कर लोगे। लेकिन अगर आपने केवल और केवल मेरे समझाने के बाद जो मैंने सॉल्व करवाया है इसको देख लिया, इसके बाद ना तो आपने उसका रिवीजन किया है और ना ही आपने इसको फिर से प्रैक्टिस की है, आपने खुद से सॉल्व करने की 1% भी कोशिश नहीं की है, तो आप इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करना कि आपसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आप इसको 4 से 5 मिनट में सॉल्व कर पाओ, क्योंकि इसमें आप 5 से 6 मिनट का टाइम वेस्ट करोगे और उम्मीद है कि आपका सही आंसर भी नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे यूज हुए हैं। अगर पूरे कॉन्सेप्ट आपको नहीं आएंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर पहले से आप इस क्वेश्चन को 5 से 6 बार प्रैक्टिस करके जाते हो और एग्जाम में आपसे इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रिएट हो गया तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को 5 से 6 सेकंड में प्रैक्टिस करके अगर गए हो तो इतने में आप क्वेश्चन का आंसर फाइंड कर लोगे। क्लियर सी बात है? तो प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करना है। ये आपका पहला टाइप है। इसी से देखो दूसरा टाइप आपको कैसे फाइंड करना है, इसी का अपोजिट है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ये एक तरीके से आपसे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को क्रिएट किया जा सकता है। दूसरा आपका ये क्वेश्चन है, क्योंकि मैं उस हर एक क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस कराऊंगा जो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा तरीके से पूछा जाता है। वो इतने टाइप की लैंग्वेज करके पूछेगा, वो सारी की सारी टाइप आपको कंप्लीट करवाएंगे। क्लियर है? ना तो आपको कोई एक टाइप छोड़ाएंगे, ना ही आपको कोई थ्योरम छोड़ेंगे, ना ही आपको कोई कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे, हर एक तरीके से आपको परफेक्ट करके देंगे और बिल्कुल एकदम ऑथेंटिक कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं कि जो सिंपल है, जिसका एग्जाम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन सिंपल है, आपको पढ़ा दिया गया है, आपको समझ में आ गया, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आया है। एग्जाम में जो आता है वो इस तरीके से क्रिएट होता है कि आप उसकी लैंग्वेज में फंसो। एग्जाम में जो करता है, जो क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज डालता है, जो डाटा डालता है, वो इस तरीके से डालता है कि एग्जाम में जो स्टूडेंट बैठा है वो उस डाटा को, उस लैंग्वेज को समझने में अपना टाइम क्या करे? वेस्ट करे। लेकिन आपको वो सारी की सारी लैंग्वेज, वो डाटा जो आपको कैलकुलेशन में फंसाता है, पूरी तरीके से प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो आप एग्जाम में कभी फंस ही नहीं सकते हो। क्लियर है? और आप विद इन टाइम के अंदर अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन फाइंड करोगे। क्लियर है? जैसे इस क्वेश्चन को देखो क्या बोला गया है, AB is a diameter of a circle with center O। एक जो सर्कल है जिसका सेंटर O है, इसका एक डायमीटर है, क्या है? AB। तो यहां पर मैंने एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर बन गया है क्या? O। ये हो गया इसका सेंटर O। आगे उसने बोला है द टेंजेंट एट ए पॉइंट C ऑन द सर्कल एंड AB when produced meet at the point P। यहां पर जो C पॉइंट है सर्कल पर, इस C पॉइंट से क्या खींची गई है? टेंजेंट। तो मैंने C पॉइंट से एक टेंजेंट निकाली। टेंजेंट किस तरीके से निकालते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है। ये आपकी क्या हो गई? टेंजेंट हो गई। ये हो गया आपका C पॉइंट, ये आपका सेंटर हो गया।
तो उसने बोला है कि जब इस सर्कल के डायमीटर व्यास ए बी को आगे प्रोड्यूस किया जाता है यानी बढ़ाया जाता है, ए से बी की ओर बढ़ाएंगे तो वो पॉइंट कहां पर मिलता है, वो मिलता है आपको पॉइंट पी पर। ये आपका ए हो गया और ये आपका बी हो गया, और ए भी आपका डायमीटर क्या हो गया कि ये कहां से होकर गया है, सर्कल के सेंटर से, वृत्त के सेंटर से। बात क्लियर है। ये जब आगे बढ़ाते हैं तो कहां पर मिलते हैं, पॉइंट पी पर। कौन, सर्कल का डायमीटर और सर्कल से जो आपने टेंजेंट खींची है, ये दोनों लाइन जब आगे बढ़ाई गई है तो पॉइंट पी पर मिलती है। इतना क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी, जो इन्फॉर्मेशन थी, उससे जो डायग्राम क्रिएट किया है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या बोला गया है उस पर अपन काम करेंगे। आगे उसने बोला है इफ एंगल एपीबी, एपी, यहां पर क्या बोला है, एंगल एपीसी, एपीसी, ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 38 डिग्री का। कितने डिग्री का है, 38 डिग्री का। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पीसीबी, आपको एंगल कौन सा फाइंड करना है, पीसीबी। आपको जो एंगल फाइंड करना है, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला जो एंगल है पीसीबी, इस वाले एंगल की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। यानी आप देखो, कंपैरिजन करो क्वेश्चन में, आपको इस एंगल की वैल्यू देके उसने इस एंगल की वैल्यू पूछी थी, और अब नेक्स्ट टाइप जो आया है उसमें उसने इस एंगल की वैल्यू को दिया है और इस एंगल की वैल्यू को उसने पूछा है। अब आप इसको कैसे फाइंड करोगे, इसका जस्ट अपोजिट है। तो ध्यान से आप देखो, यहां पर अगर आप इस टेंजेंट को यहां पर मिलाओगे, यहां पर मिलाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये जो एंगल होगा, कौन सा एंगल होगा आपका, यहां पर ये जो एंगल बनेगा कंप्लीट, ये 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा, आपको समझ में आया है कि नहीं आया है? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब भी टेंजेंशियल पॉइंट और सेंटर को मिलाओगे तो वहां पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। अब कैसे बनता है इसका प्रूफ भी मैंने लास्ट के सेशन में जब सर्कल को स्टार्ट किया था तब मैंने समझाया था आपको। अगर प्रूफ समझना है कि 90 डिग्री का ही एंगल क्यों बनता है तो आप लास्ट के सेशन में जाएं, उसको देखें, समझें, फिर यहाँ पर आप आगे कंटिन्यू करें। क्लियर है? आप ट्रायंगल देखो OCP में, OCP में ये एंगल 90 डिग्री का हो गया और ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो गया आपका, 38 डिग्री का। और ट्रायंगल के दो एंगल पता हो तो तीसरा आप फाइंड कर सकते हो, ये वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का निकलेगा, 90 और 38 कितना हो जाएगा, 128 डिग्री। 128 को आप किससे माइनस करोगे, 180 से, तो ये एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा, 62 डिग्री का। कितने डिग्री का आ जाएगा, 62 का ही होगा ना। यहाँ पर सॉरी देखो, यहाँ पर 128 तो 30, ये हो जाएगा आपका 52 डिग्री का। कितने डिग्री का हो जाएगा, 52 डिग्री का। कितने डिग्री का, 52 का। तो आप यहां पर देखो, अगर इस वाली आर्क से इस वाली आर्क से सेंटर पर 52 डिग्री का एंगल बना है तो सरकमफ्रेंस पर क्या बनेगा इसका, आधा। अगर यहां 52 का है तो यहां कितने का बनेगा, 26 का। कितने का बनेगा, 26 डिग्री का। बात क्लियर है कि नहीं, बात यहां तक क्लियर है कि नहीं, आगे बढ़े। अब देखो आप अल्टरनेट सेगमेंट वाला थ्योरम, अब जो आपने यहां से फाइंड किया उसको यहां से देखो, अब जो प्रोसेस है आपसे इस एंगल की वैल्यू पूछी थी। अब आप यहां पर ध्यान से देखो, ये आपकी क्या होगी टेंजेंट, ये आपकी क्या होगी बीसी कॉर्ड, और आपका यहां अल्टरनेट सेगमेंट में जो एंगल बना है वो 26 डिग्री का। तो ये जो एंगल होगा वो भी कितने डिग्री का होगा, 26 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। बात यहां पर क्लियर है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बात समझ में आई। तो आप दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझ सकते हो, दोनों के जो सॉल्यूशन है उसको भी बहुत ध्यान से समझ सकते हो, क्योंकि इनसे जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा क्रिएट किए जाते हैं। ये जो लैंग्वेज है ये पॉपुलर लैंग्वेज होती है। कुछ एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मल्टीपल टाइम पूछे ही जाते हैं, और आपको इसका अगर देखना है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगा के देखना, उसमें आपको पता चलेगा कि आपसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
ये कॉन्सेप्ट से आपसे कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। बात क्लियर है? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो सिंपल सी बात है, आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझते चलो, कॉन्सेप्ट की डायग्राम को बहुत अच्छे से समझते चलो। जो मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूं उसको बहुत ही पेशेंस के साथ ध्यान से बहुत अच्छे से समझो। आपको जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है कि हम 10 मिनट में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लें, ऐसा अभी स्टार्टिंग में नहीं करना है। आपको बहुत ही पेशेंस के साथ कंटिन्यू तरीके से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्वेश्चन के डायग्राम को समझना है, फिर जाके आपको कैलकुलेशन को समझना है और फिर जाके आपको अपने सॉल्यूशन फाइंड करना है। फिर उस अप्रोच को आपको फॉलो करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप किस अप्रोच से, किस तरीके से फाइंड करो कि आपका टाइम सेव हो। लेकिन ये छोटी प्रोसेस नहीं है, लेंथी प्रोसेस है। आपको इसके लिए सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके आपको समझ में आएगा कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करना है, कौन सी अप्रोच से आपको कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन कई तरीके से फाइंड किए जा सकते हैं, लेकिन अपन उस कॉन्सेप्ट से फाइंड करेंगे, उस अप्रोच का फॉलो करेंगे जिससे आपके सॉल्यूशन विद इन सेकेंडों में फाइंड होंगे। क्लियर है? बेसिक से हर एक क्वेश्चन के आंसर फाइंड हो जाते हैं, चाहे आपको कॉन्सेप्ट आए चाहे ना आए, लेकिन उसमें क्या लगता है, टाइम लगता है। लेकिन आप कॉन्सेप्चुअली क्लियरिटी के साथ अप्रोच को बेस्ट तरीके से फॉलो करते हो, बेस्ट तरीके से यूज करते हो, तो आपके जो आंसर हैं वो विद इन सेकेंड में फाइंड होंगे। क्लियर है? वो मैं क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन भी करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ए बी इज ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है जिसमें क्या है, ए बी आपका डायमीटर है। ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर क्या होगा, मैंने मान लिया ओ है, ये ओ इसका सेंटर हो गया। आगे देखो, C is a point on the circle such that the tangent at C meets AB produced at the point P। इस सर्कल पर कोई पॉइंट है C और इस पॉइंट से क्या खींची गई है, एक टेंजेंट। तो मैंने ये निकाल दी टेंजेंट। क्या निकाल दी, टेंजेंट। क्लियर है? अब उसने कहा है कि ए बी इसका क्या है, एक व्यास है जो टेंजेंट को कहां पर मिलता है, जब प्रोड्यूस कहते हैं ए बी व्यास को, तो ये कहां पर मिलता है, पॉइंट पी पर मिलता है। ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, और ये कहां पर मिलता है, पॉइंट पी पर। कहां पर मिलता है, पॉइंट पी पर। आगे देखो क्या बोला है, इफ एंगल सी ए बी, सी ए बी, ये वाला एंगल सी ए बी, ये एंगल कितनी डिग्री का दिया है उसने, 34 डिग्री का। आगे देखो, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी पी बी। सी पी बी, आपको कौन सी एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, आपको इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। बात समझ में आई? क्लियर है कि नहीं? अब देखो ध्यान से देखोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो इंफॉर्मेशन दी थी उससे आपने डायग्राम भी बना लिया। ये इसका सेंटर है, क्या है, सेंटर। आपको डायग्राम पता चल गया, आपको क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन दी थी वो डाटा पता चल गया, आपने डिनोट भी कर लिया, आपसे जो पूछा गया था वो भी पता चल गया। अब फाइंड कैसे करना है उसको देखो। तो सबसे पहले अगर आप टेंजेंशियल पॉइंट को सेंटर से मिलाओगे इस तरीके से, तो आपको क्या पता चलेगा कि यहां पर ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। क्लियर है? ये जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। अब इस वाले आर्क से देखोगे आप, इस वाले आर्क से देखोगे तो आप देखो इस आर्क से सेंटर पर ये एंगल बना है और सरकमफ्रेंस पर आपका ये एंगल बना है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? अगर ये 34 डिग्री का है तो यहां पर ये 68 डिग्री का होगा कि नहीं होगा? बात क्लियर है कि नहीं? यहां तक बात डन है कि नहीं? आगे देखें, ये आपका 90 डिग्री का हो गया, ये आपका कितने का हो गया, 68 डिग्री का। और इस ट्रायंगल में इस एंगल की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे कि नहीं कर लोगे? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। तो आपको दो एंगल पता है, 90 और 68। 90 में जब आप 68 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 158। 158 को जब आप किससे माइनस करोगे,
180 से, तो इस एंगल की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 22 डिग्री। कितनी आ जाएगी 22 डिग्री। ऑप्शन नंबर तीसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बात यहाँ पर आपको समझ में आई है कि नहीं आई? यहाँ तक आपको पूरा का पूरा क्लियर होना चाहिए। मैंने कितने बेस्ट तरीके से आपको जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे के पूरे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। 46 नंबर के क्वेश्चन की लैंग्वेज देखोगे बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन क्वेश्चन को कैसे बेस्ट अप्रोच के साथ मैंने सॉल्व करके बताया कि आप इस क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करके जाते हो और एग्जाम में अगर आया तो आप इसको 4 से 5 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। सारे के सारे ये जो क्वेश्चन हैं बहुत ही लेंथी प्रोसेस वाले हैं, लेकिन आपको इतने सिंपल तरीके से समझाए जा रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका 4 से 5 सेकंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर कैसे फाइंड हो गया। लेकिन प्रैक्टिस जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे से आपको करना है। आप प्रैक्टिस करते रहोगे आपको पूरा का पूरा नॉलेज हो जाएगा कि प्रैक्टिस करने से आपको कितना इंप्रूवमेंट होता है। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की जो स्पीड है वो भी बढ़ जाती है, आपके सॉल्यूशन के जो आंसर है वो 4 से 5 सेकंड में ही फाइंड हो जाते हैं। चाहे कितना लेंथी क्वेश्चन हो, उसकी लैंग्वेज को कितने भी टफ लेवल से क्रिएट किया गया हो, लेकिन आप उसको सॉल्व कर लोगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 50 क्या बोला गया है? इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ए डायमीटर AB इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट P lying outside the circle and PT is a tangent to the circle at a point C। यहाँ पर उसने कहा एक सर्कल है जिसका सेंटर O है और इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर कोई पॉइंट है C, जहां से क्या खींची गई है टेंजेंट। तो मैंने यहाँ पर ले लिया कोई पॉइंट C और यहां से क्या निकाली गई है टेंजेंट। इस तरीके से मैंने क्या निकाली है यहाँ पर टेंजेंट। इस तरीके से क्या हो गया आपकी टेंजेंट। ए सी पॉइंट पर आपकी हो गई टेंजेंट। आगे देखो, आगे आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा? उसने बोला है कि इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ ए डायमीटर AB इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट P lying आउटसाइड द सर्कल। सर्कल के बाहर एक पॉइंट है P, जब आप डायग्राम को आगे मिलाते हो तो वो बढ़ाते हो तो वो कहां पर मिलता है? पॉइंट P पर। ये आपका सेंटर से होकर जाएगा तो डायग्राम डायमीटर बन जाएगा, व्यास। ये आपका ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा। ये टेंजेंट को कहां पर मिला है? यहाँ पॉइंट P पर। कहां पर मिला है? पॉइंट P पर। अब आगे देखो उसने क्या बोला है कि इफ एंगल BPT यहां देखो ये T था, क्योंकि अपनी जो टेंजेंट थी वो क्या थी? आपने यहां पर देखा था P लाइन टू PT, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपकी PT एक टेंजेंट हो जाएगी, तो सर्कल को C पॉइंट पर क्या करती है? टेंजेंशियल पॉइंट हो जाएगा। अब उसने कहा एंगल BPT, इस वाले एंगल की वैल्यू कितनी दी है? 28 डिग्री, 28 डिग्री। आगे देखो, देयर व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CBP। आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है। CBP ये जो एंगल है, इस एंगल की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। क्लियर है? डन है? अब देखो आप इसको कैसे फाइंड करोगे, ध्यान से देखो। यहां से देखो, आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या काम किया? सेंटर और टेंजेंशियल पॉइंट को मिला दिया है। जैसे ही मिलाया तो यहां पर आपको पता चल गया कि ये एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का है? 90 का। ये वाला एंगल 90 डिग्री का, ये 28 डिग्री का। अगर हम इस एंगल की बात करेंगे तो क्या निकलेगा? 90 और 28 कितने हो जाएंगे? 118। तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का निकलेगा? 62 डिग्री का। 180 से माइनस कर दोगे 118 को तो आपका आंसर आ जाएगा कितना? 62 डिग्री। अब आपको देखना है क्या, यहां पर देखो BC आर्क के द्वारा सेंटर में अगर 62 डिग्री का बना है
तो यहाँ सरकमफ्रेंस पर कितने डिग्री का बनेगा, इसका आधा। अगर ये 62 है तो यहाँ कितना का बनेगा, 31 का। बात क्लियर है, बात क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब आप यहाँ ध्यान से देखोगे, जो आपने फाइंड कर लिया, अब जो आपने यहाँ डायग्राम में क्रिएटिविटी की थी उसको कुछ टाइम के लिए आप भूल जाओ। तो आप यहाँ पर देखोगे, आप इसको हटा दो, कुछ टाइम के लिए हाइड कर दो। तो अब आपको जो पूछा गया है उसकी वैल्यू आपको कैसे फाइंड करना है वो आपको नजर आएगी। कैसे, देखो यहाँ पर ये अप्रोच जो होती है कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कहां से आपको स्टार्ट करना है, कैसे आपका क्वेश्चन निकलेगा, ये प्रैक्टिस से आता है। अब आप देखो, आपको इस एंगल की वैल्यू फाइंड करना है कि नहीं। अब आपका ए बी क्या है, डायमीटर। तो यहाँ सेमी सर्कल में कहीं पर भी एंगल बनाएंगे 90 डिग्री का बनेगा, नहीं बनेगा। ये आपका एंगल 90 डिग्री का हो गया, ये 31 डिग्री का हो गया। ये जो एंगल होगा, क्या इस ट्रायंगल ए बी सी का एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। और एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होती है, जो दो आपके अदर दो जो आपके एंगल हैं उनकी वैल्यू का सम होता है। 90 और 30 को जोड़ोगे तो इस एंगल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 121। यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया। तो आप अप्रोच को समझो, क्वेश्चन की सॉल्व करने की जो प्रोसेस है उसको समझो कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत ही मन लगा कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे, पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, जो अप्रोच है, बेस्ट तरीके से आपको समझ में आएगी। ठीक है, सेशन में आपको जो ध्यान देना है वो आपको इस तरीके से देना है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको समझाया जा रहा है। आपको जो अदर साइड में जो वॉइस आ रही है, जो आवाज आ रही है, हमारे अलावा जो आवाज आती है, उस पर 1% भी ध्यान नहीं देना है। अगर आप उस वॉइस को ध्यान में रखोगे तो आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं समझ में आएंगे, आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाओगे। ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि आप लोगों की शिकायत है कि आवाज क्यों आती है और आवाज को रोकने के बाद भी वो कंट्रोल में नहीं है। इसके लिए प्रॉपर तरीके से आपके लिए मैं कुछ सॉल्यूशन फाइंड कर रहा हूँ, बहुत अच्छे से इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप लोगों को जो आपको एक्स्ट्रा आवाज आ रही है इसको बिल्कुल भी ध्यान में नहीं देना है। ठीक है, जल्दी मैं इसका सॉल्यूशन निकाल रहा हूं और सॉल्यूशन निकलने के बाद आपको इस तरीके से सेशन मिलेंगे कि मेरे अलावा किसी दूसरे की आवाज आप तक आएगी नहीं। लेकिन प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो आपकी ये जो शिकायत है इसको बिल्कुल कम करना है। आपको बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना है कि आपकी अलावा भी वॉइस आती है, क्योंकि उसका कोई अब सॉल्यूशन नहीं है, उसका सॉल्यूशन अपन को खुद निकालना है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बात क्लियर है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी। यहां पर एक टेंजेंट है जो पॉइंट पी पर है, ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। यहां पर देखो, एक सर्कल है, एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ये सेंटर हो गया आपका ओ। आगे यहां पर बोला गया है कि द टेंजेंट एट ए पॉइंट पी ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ इंटरसेक्ट द डायमीटर बी ए। यहां पर ध्यान देना है, अब आपका जो है वो बी ए है, ए बी नहीं, बी ए प्रोड्यूस्ड एट क्यू। क्यू तक बढ़ाया गया एंगल क्यू पी बी 103 डिग्री। यहां पर देखो, यहां पर मैंने पॉइंट को ले लिया पी, जो आपका टेंजेंशियल पॉइंट है, और इस तरीके से ये निकाल दी एक टेंजेंट लाइन। क्या निकाल दी, टेंजेंट लाइन। क्लियर है, ये हो गई आपकी टेंजेंट लाइन। अब देखो, ध्यान से देखो, उसने कहा है कि जो डायमीटर है बी ए, और आगे बढ़ाने पर एक टेंजेंशियल जो टेंजेंट लाइन है वो कहां पर मिलती है, पॉइंट क्यू पर मिलती है। इस तरीके से ये आपका डायमीटर हो गया, क्योंकि ये सेंटर से हो गया। अब डायमीटर है क्या, बी ए। अगर आपने ए बी कर दिया तो फिर गलत हो जाएगा, बी से ए की तरफ बढ़ाएगी तो यहां बी, फिर ए, यहां पर हो जाएगा आपका क्यू। क्लियर है। अब उसने क्या बोला है,
एंगल क्यू पी बी, क्यू पी बी, ये वाला जो एंगल है, ये जो एंगल है ये वाला जो एंगल है ये 103 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 103 डिग्री का। ये हो गया आपका 103 डिग्री का। आगे उसने बोला है एंगल पी ए क्यू, पी ए क्यू, पी ए क्यू। आपको इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। इस एंगल की वैल्यू क्या होगी? तो आपने अगर बहुत अच्छे से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को पकड़ा है, अभी तक जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, उससे आपका आंसर आ ही गया होगा कि सर इसका जो आंसर होगा वो 103 डिग्री होगा। कितना होगा? 103 डिग्री होगा। कैसे होगा? उस प्रोसेस को समझो कैसे होगा। 90% स्टूडेंट को समझ में आ गया होगा कि कैसे होगा। ध्यान से देखो, आप ये बताइए कंप्लीट एंगल 103 डिग्री का है, इतना तो आपको दिया गया है। बी ए आपका डायमीटर है, तो सेमी सर्कल में ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा ये कैसा होगा? राइट एंगल होगा, यानी ये 90 डिग्री हो गया। ये कंप्लीट आपका कितना था? 103। तो ऐसे एंगल की वैल्यू कितनी बचेगी? 13। अगर यहां पर 13 है तो अल्टरनेट सेगमेंट में इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी? 13। कितनी होगी? 13। अब यहां पर देखो ट्रायंगल बी पी ए, ट्रायंगल बी पी ए, इसका ये एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं? एक्सटर्नल एंगल है कि नहीं? तो इसकी एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 और 13 का सम, यानी 103 डिग्री। बात क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अपन सेशन को क्या करेंगे? फिनिश करेंगे। ठीक है? फिर आगे के कॉन्सेप्ट को अपन कल के सेशन में देखेंगे, क्योंकि आपको उतना ही पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं जितना एक दिन में आप लोग कंप्लीट कर सको। ये जो क्वेश्चन है देखो बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन डायग्राम में जो डाटा दिया गया है वो बहुत कुछ लैंग्वेज क्रिएट करता है। और ऐसे क्वेश्चन ज्यादातर क्रिएट होते हैं आपके एग्जाम्स में, जिसकी लैंग्वेज बहुत छोटी होती है। डायग्राम में जो डाटा दिया जाता है वो बहुत बड़ी लैंग्वेज को क्रिएट करता है। आपसे जो पूछा गया है वो कैसे फाइंड होगा, उस पर आपको बहुत ध्यान से फोकस करना है। डायग्राम को बहुत अच्छे से रीड करना सीखो, कि डायग्राम बनाना भी एक आर्ट है और फिर डायग्राम को रीड करना भी बहुत बड़ी आर्ट है। क्योंकि क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखी गई है उसको तो आप लोग पढ़ लोगे, समझ लोगे, लेकिन डायग्राम में जो आपको डाटा दिया गया है उसकी लैंग्वेज को आप तभी समझ पाओगे, तभी रीड कर पाओगे, तभी आप लोग उसको समझ पाओगे जब आपको क्या होगा, हर एक लाइन की, हर एक की पॉइंट की आपको पोजीशन पता होगी, हर एक वर्ड की पोजीशन आपको पता होगी। ठीक है? तभी जाके आपको जो डायग्राम में दिया है उसकी पोजीशन से आप उसको रीड कर पाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पर डायग्राम को रीड करना थोड़ा टफ हो जाता है। तब जब आपको वो सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं, जो आपको कीवर्ड्स हैं, जो आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड जो आपके की पॉइंट्स हैं वो कंप्लीट नहीं है। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज में केवल इतना बोला गया है कि आपको एंगल पीओक्यू, पीओक्यू, आपको इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है, इतना बोला गया है। और डायग्राम में आपको डाटा डिनोट किया गया है। अब आपको इस डायग्राम में जो डाटा दिया गया है, डायग्राम जो दिया गया है उसकी हेल्प से इस एंगल की वैल्यू को फाइंड करना है। क्लियर है? कैसे फाइंड होगा उसको देखो। ये जो एंगल बना है किस आर्क में बना है? ये सेंटर पर हो गया इस आर्क से, और इसी सेम आर्क से ये सरकमफ्रेंस पे हो गया। यानी अगर आपको इस एंगल की वैल्यू पता चल गई तो आप क्या निकाल सकते हो? इस एंगल की वैल्यू को निकाल सकते हो। आप कैसे निकलेगी उसको देखो, ध्यान से देखो। कॉन्सेप्ट में पकड़ होगी, सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो पीओ और ओआर, ये दोनों क्या है? सर्कल की रेडियस। और अगर सर्कल की रेडियस है तो दोनों के सामने जो एंगल बनेंगे वो कैसे होंगे? इक्वल। अगर ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री का होगा। क्लियर है? इसी तरीके से देखो आप ध्यान से, ट्रायंगल ओ क्यू आर में ये आपकी क्या है? सर्कल की रेडियस, और ये भी क्या है? सर्कल की रेडियस। तो इनके आमने सामने के जो एंगल होंगे वो कैसे होंगे? इक्वल। अगर ये 45 डिग्री का है
तो ये कंप्लीट एंगल कितने का होगा 45 का। अगर ये ऊपर वाला 10 का है तो ये कितने का बचेगा 35 डिग्री का। आपको आंसर फाइंड नहीं हो गया? कैसे? इस आर्क से, ठीक है, क्या है, इस वाले आर्क से आप देखो यहां सरकमफ्रेंस पर 35 डिग्री का बना है, तो इसी सेम आर्क से सेंटर पर क्या बनेगा इसका डबल। अगर ये 35 है तो ये कितना हो जाएगा 70। कितना हो जाएगा 70। यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। उम्मीद है आंसर समझ में आया होगा। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करना है वो भी समझ में आया होगा। डायग्राम को कैसे रीड करना है वो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में मैंने जो आपको समझाया है, जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप जितने अच्छे से प्रैक्टिस करोगे ये सारे क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चन हैं इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, हर एक क्वेश्चन को एक बार खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना। और वैसे आपको जो क्वेश्चन के प्रैक्टिस है कम से कम 5 से 6 बार करना है। हर एक क्वेश्चन को आपको 5 से 6 बार प्रैक्टिस जरूर करना है, ठीक है। तो शानदार तरीके से रिवीजन करो, शानदार तरीके से प्रैक्टिस करो, आपके रिजल्ट शानदार होंगे। और आपको बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, क्योंकि ड्रीम्स आपके हैं, उम्मीदें आपके माँ बाप की हैं, आपको दोनों को बहुत अच्छे से पूरा करना है। तो मेहनत कंटिन्यू करना है। डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसमें बिल्कुल भी आपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने डिमोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन, इसमें अगर आपने टाइम को इन्वेस्ट किया तो आपका जो टाइम है, जो आपकी प्रिपरेशन का टाइम था, उसमें कम पड़ जाएगा। और जब टाइम आपके पास नहीं बचेगा तो आप कितनी भी कोशिश करोगे आप सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे नहीं हो सकते हैं। तो ड्रीम्स पूरा करना है तो फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन, इसमें 1% भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और वॉइस का जो सॉल्यूशन है वो मैं बहुत जल्दी निकाल रहा हूं, और जल्द से जल्द आपको मेरे अलावा किसी की आवाज नहीं आएगी, ठीक है। शानदार तरीके से आपको सेशन होंगे, बहुत ही बेस्ट तरीके से। कंटेंट तो आपको बहुत बेस्ट मिल ही रहा। अभी केवल एक ही प्रॉब्लम चल रही है वॉइस की, कि हमारे अलावा भी आपको आवाज आ रही है, तो वो बहुत जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में जल्दी मिलेंगे। अगले सेशन में बहुत बेस्ट तरीके से आपको कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, धन्यवाद।